नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके साथ इस उद्गम सीरीज में ही अगला फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दैट टॉपिक इज व्हाट? फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज व्हाट नोन एज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले भी हमने दो वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और आज की इस वीडियो में हम ये तीसरे प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसके बारे में जो भी कहानियां हैं, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले अपन वो जानेंगे। फिर जो भी बातें अपन जानेंगे उस पर डेफिनेटली अपन प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल से ही अपन को पता लगेगा कि जो हमने जाना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है इस पूरे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, क्या हम उन सारी बातों को सवालों में अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या उन सारे बातों से हमारे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं? उस सारी बातों को जानने के लिए हमें पहले तो इसकी थ्योरीज जाननी पड़ेगी, उसके बाद हमें डेफिनेटली जितने भी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड इसके बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे अपन सॉल्व करेंगे। और वो डेफिनेटली होंगे अगर आपने सारी थ्योरीज ढंग से सुनी है। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आज का सेशन चलने कैसे वाला है। दैट मीन्स कि आज के सेशन में आप कौन कौन सी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, राइट ना। उसके बाद अपन जानेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जैसे ही हमने ये सारी बातें जानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारी बातों को जानते ही फिर अपन इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट ना। तो आइए मैं इन सारी बातों को डिस्कस करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो डेफिनेटली आप इस एक नाम से वाकिफ होंगे कि हाँ सर अपन ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम तो सुना हुआ है, बट ये एक्चुअली में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के पीछे की थ्योरी क्या है, और वो थ्योरी एग्जाम रिलेटेड कैसे अपन उसको पढ़ें कि अपने सवाल हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि सर जब भी कोई लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उससे चेंजेस होते हैं मैटर में, और उसी चेंजेस को अपन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, और उसी स्पेक्ट्रा से हमें उस मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इन शॉर्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफाइंड एज इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद अ मैटर, दैट्स इट। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, अगर लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है तो अब ये बताओ कि एक तो लाइट और दूसरा मैटर, क्योंकि दोनों ही इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी उत्पन्न हो रही है तो हां सर इस पूरी कहानी में इन दोनों का बहुत महत्व है, एक तो लाइट और दूसरा मैटर। तो लेट सपोज अगर मैं कोई लाइट डाल रहा हूं तो लाइट, जैसा कि आप ये जानते भी होंगे, लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ वेवलेंथ जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें ही अगर मैं एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ लाइट का यूज करता हूं तो उससे अगर मुझे एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट करनी हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मुझे रोटेशनल करना हो तो मैं माइक्रोवेव रेंज की लाइट यूज करता हूं। अगर मुझे आईआर या यूं के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए तो मैं उस केस में आईआर रेडिएशन का इस्तेमाल करता हूं। इन द सेम वे अगर मुझे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए तो इस केस में मैं यूवी विजिबल रेडिएशंस का इस्तेमाल करता हूं। दैट मीन्स कि सर हां लाइट का एक फिक्स एनर्जी होना चाहिए, एक फिक्स्ड एनर्जी की लाइट गिरनी चाहिए। सवाल उठता है जिस पे गिरनी चाहिए उसका नेचर कैसे होगा? ये तो लाइट की बात हो गई, मैटर का क्या है? तो मैटर का भी एक स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जब अपन ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिस्कशन किया था तो वहां पे हमने कहा था कि सर लाइट का नेचर तो माइक्रोवेव रेडिएशन वाला ही होना चाहिए, बट वो जो मैटर पे गिर रहा है, जिन मॉलिक्यूल्स में उनको अपन रेडिएट करवा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स का भी एक स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए। और उसका नेचर कैसा होना चाहिए? दैट द मॉलिक्यूल विच आर रोटेशनल एक्टिव दे मस्ट पोजेस अ परमानेंट डायपोल। इन द सेम वे अगर मैं बात करता हूं वाइब्रेशनल की, तो वाइब्रेशनल में भी हमने ये बात बहुत क्लैरिफाई की थी कि सर जब भी कोई लाइट, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ वेवलेंथ, दैट इज व्हाट आईआर रेडिएशन, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल पे डालता हूं तो उस मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए। अब वो स्पेसिफिक नेचर क्या होगा? तो मॉलिक्यूल दैट शो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दे मस्ट हैव आइदर डायपोल मोमेंट और दे मस्ट हैव अ डायनेमिक डायपोल मोमेंट।
अब ये जो मैंने बातें बोली हैं, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आपको इसी चैनल पे इन सारी वीडियोस या यूं कह लें इन सारी बातों पे एक डिटेल्ड वीडियोस बन रखी हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, है ना, उस पे ही हमने डिस्कशन किया था, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ये सारी बातें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन द सेम वे जैसे अपन ने अभी रोटेशनल के लिए बोला, वाइब्रेशनल के लिए बोला, सेम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी हम ऐसी ही कुछ बातें बोलने वाले हैं कि एक तो लाइट गिरेगी, दैट इज व्हाट यूवी विजिबल। दूसरा, मॉलिक्यूल का नेचर कैसे होना चाहिए, मतलब ये किन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैंने जो भी बोला है इन सारी बातों पे कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं CSIR नेट में, गेट में, ठीक है। मैं एक एक करके आपको सारे सवाल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इतनी सी चीज पता है कि सर अगर आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहे हो तो आप इसमें सिंपली करना ये चाह रहे हो कि आप मॉलिक्यूल में लाइट फेंकना चाह रहे हो। बोलो जी। अब अल्टीमेटली अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पे गिर रही है और अगर वो इससे इंटरेक्ट कर रहा है तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? सर इंटरेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पे गिरेगी तो डेफिनेटली उस लाइट का एनर्जी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी। अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पे गिर रही है या तो उसकी एनर्जी, जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर टकराने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सवाल उठता है, यहीं से मैं अब रमन की शुरुआत कर रहा हूं, तो सवाल ये उठता है कि सर मान लो अगर आपने कहा कि मैंने कोई लाइट फेंका किसी मॉलिक्यूल पे, अगर वो मॉलिक्यूल इस लाइट से इंटरेक्ट करके इस लाइट की एनर्जी को बदल दे, एनर्जी को बदल दे, जी हां, मतलब या तो इसकी एनर्जी को बढ़ा दे या फिर इसकी एनर्जी को कम कर दे, राइट? दो ही पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है जो आपके मन में भी आ रही होगी कि सर क्या ऐसा हो भी सकता है कि मान ले अगर मैंने लाइट फेंकी और मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ही ना करे तो सर उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, लाइट जैसे गिरी वैसी निकल जाएगी। सॉर्टेड। अब इस जो मैंने बात बनाई है यहां पे, इसी से मैं आपको इस पूरे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन शब्द सवालों में हमें मिलने वाले हैं, उन सारे शब्दों का मतलब क्या है और उन सारे शब्दों से सवाल कैसे आते हैं, ये चारों बातें मैं आपको यहीं से इसी एग्जांपल से समझा दूंगा, इसी चीज से समझा दूंगा जो मैंने यहां पे बनाई। क्या ध्यान सुनना। मान ले मैंने कोई अगर लाइट किसी मॉलिक्यूल पे फेंकी तो या तो सर पहला केस है कि लाइट जिस एनर्जी से, जिस फ्रीक्वेंसी से गिरी उसी फ्रीक्वेंसी से निकल गई, कोई चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूल ने कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं किया उस लाइट में। तो ऐसी लाइट जिसमें जिस इंटेंसिटी से, जिस फ्रीक्वेंसी से वो गिर रही है उसी से निकल जाए, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं, एक नाम दिया गया रिले लाइन। रिले लाइन, राइट? बहुत बढ़िया, इसी को अपन कहते हैं रिले लाइन। इन द सेम वे लेट सपोज कि सर ठीक है आपने बोला कि लाइट गिरी और अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी से निकल जा रही है तो हमें उसको रिले लाइन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है जी, बोल देंगे रिले लाइन है जी वो। बट क्या अगर जो लाइट गिर रही है अगर उसका सेम फ्रीक्वेंसी से एमिशन ना हो, विच मीन्स कि सर लाइट गिर रही है बट वो सेम इंटेंसिटी से, सेम फ्रीक्वेंसी से ना निकले, तो सेम से ना निकले इसका मतलब सर या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब हमें ये बताओ कि ठीक है अगर सेम से निकल रही थी तो आपने इसका नामकरण किया, इसको आपने रिले बोल दिया, बट अगर ये बढ़ जाएगी तब बताओ इसको क्या बोलोगे, अगर ये घट जाएगी तब बताओ इसको क्या बोलोगे। तो आइए मैं इसका आपको नाम सिखाता हूं और ये नाम ही सवालों में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको एक बहुत आसान सी बात बता देता हूं। आपने कभी एक वर्ड पक्का पढ़ा होगा और आपने जनरली इसका मतलब भी सीखा होगा, है ना? दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ, अगर मैं यहां पे इस शब्द को बोलूं, इसी चीज से अपन इसको रिलेट करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अपन इस शब्द को समझते हैं। इस शब्द का मतलब मैंने लिखा सोखा, दैट मीन्स इसको अंग्रेजी में अगर मैं लिखूं इसका मतलब, तो इसका मतलब है ऑब्जर्व या एब्जॉर्ब, सॉरी एब्जॉर्ब। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं कोई चीज लेता हूं, उस पर पानी गिराता हूं, तो अगर वो चीज उसको सोख लेती है तो दैट मीन्स सोखा, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। सिमिलरली अगर वो चीज ना सोखे तो उसको अपन याद रखेंगे एंटी सोखा। अब ये जो मैंने बताया ये जरूरी क्यों है, और सर ये जो आप बता रहे हो इसका हमें क्या फायदा होगा? ये जो आप बता रहे हो सोखा और एंटी सोखा, विच मीन्स एब्जॉर्ब किया या नहीं किया, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हम क्या समझ रहे हैं? तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या समझ सकते हैं इस बात से, और इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से फिर मैं सारे फॉर्मूलेस लिखूंगा। डन? ओके। तो मैंने सिंपल बोला अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है उस पर मैंने लाइट फेंकी तो सर तीन केस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। या तो सीधी निकल जाएगी, जिस फ्रीक्वेंसी से गिर रही है उसी से निकल जाएगी,
विच मीन्स अगर मैं इसको न्यू ऑफ इंसिडेंट कहता हूं, न्यू आई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, और ये सेम निकल जा रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, तो ऐसे को जब मैं कहता हूं पहला केस न्यू ई बराबर न्यू आई, तो ऐसे वाले फ्रीक्वेंसी वाली लाइंस को मैं क्या नाम देता हूं? रेले लाइन। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। बोलो जी, बहुत बढ़िया। बट मान लो कि सर ऐसा ना हो तो सर ऐसा ना हो तो होगा ये कि या तो एमिटेड वाली बढ़ जाएगी या एमिटेड वाली घट जाएगी। अबे अगर बराबर ना हुई तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। वही दो केस बन गए, नीचे बना दिए। सवाल उठता है कि सर बताओ अगर बराबर थी तो रेले बोला, अगर बराबर नहीं है तब बताओ इनको क्या बोलोगे? तो इनको नाम देने के लिए और इनका नाम याद रखने के लिए अब मैंने कहा कि लेट सपोज मैंने लाइट गिरी, और अगर लाइट गिरते ही उसका एमिशन वाला एनर्जी बढ़ गया, तो ये बढ़ा कैसे होगा? सर बढ़ने का कारण जो मुझे समझ आ रहा है वो ये होगा कि सर अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पे गिरी, तो यार लाइट तो एक ही एनर्जी से गिर रही है, बट उसकी एनर्जी निकलते समय बढ़ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हो कैसे रहा है? तो सर हो ऐसे रहा होगा कि जो लाइट गिर रही है मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी उसको दे रहा है। जो लाइट गिर रही है मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी अगर उसको दे दे, तो उसकी एक तो एनर्जी आ रही थी और मॉलिक्यूल ने भी एनर्जी दे दी, तो निकलती हुई एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने का कारण यह है कि मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी लाइट को दे दी। वेयर एज अगर सर आप कह रहे हो कोई लाइट गिर रही है और निकलते समय उसकी एनर्जी कम हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, तो इसका कारण या इसका रीजन ये हो सकता है कि लाइट गिरी, अगर उसकी निकलती हुई एनर्जी कम है, इसका मतलब कि उस लाइट से कुछ तो एनर्जी मॉलिक्यूल ने सोख ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, रोक ली है। तो इसी बात को अगर मैं तुझे कहता हूं लाइट गिर रही है और मॉलिक्यूल जो था, ये जो मॉलिक्यूल है इसने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, सोख लिया है, तो सोखने की वजह से जो गिरावट होगी एनर्जी में, फ्रीक्वेंसी में, उसी को मैं कहूंगा कि न्यू ऑफ जो एमिशन है वो कम है न्यू ऑफ इंसिडेंट। और ऐसी लाइन बन ही क्यों है, ऐसी लाइन हमारे पास मिल ही क्यों रही है? क्योंकि सर हां, अगर तू कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल में फेंक दे रहा है और अगर वो मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दैट मींस उसका एमिशन वाला इंटेंसिटी कम हो जा रहा है। तो इसके कम होने का कारण उसका सोखना है, और सोखना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करता है स्टोक, सोख, राइट ना? तो इसको आप सिनोनिम्स लेके इसका थोड़ा सा राइमिंग करके इसको याद रख सकते हो। सोखना मतलब स्टोक मतलब सोखना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं कहता हूं यहां पे सोखना है, सोखना इज समवॉट रिलेटेड टू स्टोक, राइट ना? तो यहां से पहली लाइन जो अपन रमन में पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट स्टोक लाइन। स्टोक लाइन कब उत्पन्न होगी? सर जब कोई लाइट गिर रही है और मॉलिक्यूल कुछ रख ले, थोड़ी सी निकलने दे, कम निकलने दे, जितनी गिर रही थी उससे कम निकलने दे। और कम निकलने का कारण यही हो सकता है कि सर मॉलिक्यूल ना उससे थोड़ी सी अपनी लाइट एब्जॉर्ब कर ले, जो लाइट है उसकी एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, और सोखेगा तो नाम होगा इसका स्टोक, राइट? इन द सेम वे अगर मैं कहता हूं कोई लाइट गिरी और जो गिर रही थी इंटेंसिटी, जिस फ्रीक्वेंसी से गिर रही थी, अब निकलते समय उससे बढ़ जाएगी, तो सर हो यह रहा होगा कि मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी उस लाइट को दे दी है। दैट मीन्स अब मॉलिक्यूल ने सोखा नहीं, एंटी सोखा, राइट ना? अपनी एनर्जी उसको दे दी है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी स्टोक। ठीक है? तो अगर एमिटेड वाली ज्यादा हो जाए तो मैं इसको कहूंगा एंटी स्टोक। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, और ये बातें मैंने क्यों बताई हैं, क्योंकि यहीं से अपन सारी कहानी को सीख गए हैं। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो ये समझ लीजिए अपन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। क्या क्या सीख चुके हैं कि सर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हमें लाइंस पढ़नी है, जो कि ऑब्वियसली स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है, तो जो लाइंस पढ़नी है वो लाइंस तीन होंगी। पहला रेले, जितनी गिर रही है उतनी निकल जा रही है। दूसरा स्टोक, जितनी गिर रही है उतनी नहीं निकल रही है, उससे कम निकल रही है, स्टोक मतलब सोख ले रहा हो। एंड तीसरा एंटी स्टोक, जितनी गिर रही है उससे ज्यादा निकल रही है। सो दैट इज व्हाट द थ्री लाइंस, स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रेले लाइन, यही अपन को पढ़नी है, राइट ना? अब सवाल उठता है सर इसमें क्या पढ़ना है? तो फिलहाल के लिए मैंने आपको जो चीज बताई वो ये है कि जैसे ही मैं आपको बोलता हूं रमन लाइंस, तो आपको यहां से दो लाइन से दिख रही हैं, पहला और दूसरा। एक को मैं कहता हूं जी स्टोक लाइन, और एक को मैं कहता हूं जी एंटी स्टोक्स लाइन।
राइट। तो एक होता है जी अपने पास स्टोक्स लाइन, एक होता है अपने पास एंटी स्टोक्स लाइन। अब सवाल उठता है कि सर ये स्टोक्स लाइन क्या है और एंटी स्टोक्स लाइन क्या है। तो अब ये बात तू मेरे से बेहतर जानता है कि सर जब भी आप स्टोक्स लाइन की बात बोलोगे तो स्टोक्स लाइन वो लाइन है जो सोख ले, मॉलिक्यूल सोख ले, और सोखेगा तो कम जाने देगा। दैट मींस जो एमिटेड वाली है ना यार, वो कम होगी इंसिडेंट वाली से। सवाल उठता है कितना, बस यही निकालना है। हमने कहा एमिटेड वाली इंसिडेंट से कम है कितना, डन, यही निकालना है। और जब मैं ये निकालना शुरू करूंगा फार्मूले बनने शुरू हो जाएंगे और फिर अपन सवाल करेंगे। सॉर्टेड, ओके। अगेन एंटी स्टोक्स मतलब कि सर अगर कोई लाइट गिर रही है तो एंटी स्टोक्स मतलब सोखने का उल्टा, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी उसको दे रहा है लाइट को, और लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जा रही है। दैट मींस एमिटेड वाली की एनर्जी और बढ़ जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो अब अगली बात मैं फिर से जानता हूं कि सर ठीक है, अगर एनर्जी बढ़ रही है एमिशन वाली की, कितना बढ़ रही है ये जानना है। अब इस बात को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल्स का सहारा लेना पड़ेगा। उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला, आइए मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक और बात लिख सकते हैं। यहां पे रेले लाइन है। रेले लाइन मतलब सर जिसमें अपन न्यू ई को न्यू ऑफ इंसिडेंट के बराबर कहते हैं, और इसी को हम अगर रेले लाइन कहते हैं तो इसी को न्यू आर भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर जैसे ही आपने इंसिडेंट बोला, मान ले मैंने कहा सवाल में ऐसा मेंशन होगा कि अगर मैंने 5000 सेंटीमीटर इनवर्स इतने वेव नंबर वाली लाइट मैंने फेंकी किसी मॉलिक्यूल पे, तो बता इस केस में न्यू आर कितना होगा। तो डेफिनेटली अगर मैं यहां पे न्यू आर का इस्तेमाल करूं तो तुम एक बात डेफिनेटली जानते हो कि सर न्यू आर वो फ्रीक्वेंसी होगी जो इंसिडेंट के बराबर होगी। न्यू आर मतलब रेले फ्रीक्वेंसी, और रेले फ्रीक्वेंसी मतलब रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी। दैट मींस कि अगर मैं 5000 की फेंक रहा हूं तो 5000 ही निकल जाएगा। विच मींस कि सर अगर आप इंसिडेंट वाली दोगे तो मैं इसी को रेले भी कह सकता हूं क्योंकि इतनी ही निकल जाएगी। तो यही बात मैंने ऊपर लिखी है कि जब भी सवाल में अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि बताओ इंसिडेंट ये है और उसमें रेले का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि सर रेले वाली ही तो इंसिडेंट है, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर ही होगा, तभी मैं उसको रेले लाइन कहता हूं। चलो, ये तीनों लाइनें आपको समझ आनी चाहिए। तीनों लाइनों को मैंने बड़े एग्जांपल से समझाया है। अब ये बातें आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं जी। अब अगली बात, जैसा कि मैंने आपको यहीं पे सिखाया कि हां अगर मुझे ये जानना हो कि सर स्टोक्स में जो फ्रीक्वेंसी घट रही है वो कितना घट रही है, सिमिलरली अगर एंटी स्टोक्स में बढ़ रही है तो कितना बढ़ रही है। अब इन दोनों बातों को स्पष्ट करने के लिए, अच्छी तरीके से जानने के लिए, आइए मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं, और अगली स्लाइड पे मैं यहां पे कुछ बनाऊंगा, आप उन सारी बातों को समझ पाएंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं केस 1। अगर मैं यहां पे स्टोक्स लाइन लिख दूं तो अब जितने भी मुझे सुन रहे हैं सारे बच्चों को इस स्टोक्स लाइन का मतलब डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। और मैं स्टोक्स लाइन इसीलिए समझा के आया हूं क्योंकि इस पूरी कहानी में हमें स्टोक्स, एंटी स्टोक्स, इन्हीं सारे शब्दों को सुनने को मिलेगा, और दूसरा यह है कि इन्हीं से सवाल भी करने पड़ेंगे अपन को। डन, ओके। तो सबसे पहले तो अपन ने लिखा स्टोक्स लाइन। अब ये स्टोक्स लाइन एक्चुअली में होता क्या है, तो सर स्टोक्स लाइन सिंपल सा मतलब है कि जिसमें एमिटेड वाली की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, सोख ले, है ना। सवाल उठता है कि सर कितना सोख ले, कितना कम हो जाए, ये बताओ। अब जो मैंने यहां पे लिखा है, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? सर डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर आपने अभी समझाया कि जो इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी है उसको मैं रेले भी कह सकता हूं, राइट ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं और करके ऐसा भी लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगेन अगर मैं समझना चाहता हूं कि कितना कम, तो इस बात को आइए मैं समझाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने ये कुछ एनर्जी लेवल्स मान लिए। अगर मान लो मुझे ये समझाना हो कि जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, उस पर मैं लाइट फेंक रहा हूं और उसका एनर्जी कम हो जा रहा है, राइट ना। ये न्यू इंसिडेंट है जिसको मैं न्यू ऑफ रेले भी कह सकता हूं, और ये न्यू ऑफ एमिटेड है, और न्यू ऑफ एमिटेड अगर कम है न्यू ऑफ रेले से, तो इस बात को अपन को समझना है। तो ये कम क्यों है सर, कम क्यों है, इस बात को अगर हम समझें तो इसका कम होने का कारण ये है कि सर ये मॉलिक्यूल जो है उस लाइट की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को सोख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। विच सिंपली मीन्स कि सर अगर मान लो अगर ये मॉलिक्यूल यहां है, तो मान ले मैंने कहा ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है,
तो आपको क्या लगता है, इसको और आसान तरीके से समझाओ कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल हूं और अगर मुझे कोई एनर्जी दे और मैं उसको एनर्जी को सोख लूं तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी? मेरी मॉलिक्यूल की तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना। अगर कोई मुझे एनर्जी दे और मैं एनर्जी रख लूं, जाने ना दूं, रख लूं तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। इन द सेम वे अगर मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल है और मैंने कहा इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, तो इसकी एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि सर अब ये मॉलिक्यूल इस वाले लेवल पे तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं ये एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिर ज्यादा फिर उससे ज्यादा। तो अगर मैं कहता हूं कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो एब्जॉर्ब से आप एक चीज समझते हैं कि सर ये मॉलिक्यूल यहां तो नहीं रहेगा, अब कहीं ऊपर होगा। अब ये जो अपन ने बात समझी है, आइए मैं इस बात को इससे रिलेट करता हूं। तो मुझे अगर ये जानना हो कि सर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कितना कम हो रही है, इस बात को जानने के लिए मुझे जो एक चीज पता होनी चाहिए और जो मुझे पता भी है वो ये है कि सर ये मॉलिक्यूल उस लाइट की एनर्जी को सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए स्टोक्स लाइन है। तो स्टोक्स लाइन में जो फ्रीक्वेंसी घट रही है उसका कारण क्या है? कारण यह है कि लेट सपोज अगर सर मॉलिक्यूल यहां है और मैंने इसमें कोई लाइट फेंकी, दैट इज व्हाट न्यू आई। अब होगा ये कि क्योंकि सर मॉलिक्यूल है तो ये सारी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाएगा, लेट सपोज ये ऊपर से अगर नीचे आ गया, पूरा ही नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि सर ये यहीं पे था, लाइट डालने से पहले यहीं पे था, लाइट डालने के बाद भी फिर से ऊपर गया और फिर से जब ये एमिट हुआ तो यहां से जो लाइट निकली होगी वो सेम ही निकली होगी ना। अबे देख यहीं पे था, जीरो पे ग्राउंड पे था, ऊपर गया फिर से ग्राउंड पे आ गया, तो जितना एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उतना ही एमिट कर दिया होगा। तो ये केस किसका बन गया? रेले का, जिसमें जितना फेंका उतना ही निकल गया। हमें क्या दिखाना है कि जितना फेंका उससे कम निकला है। इस बात को दिखाने के लिए हमें अब एक चीज जो समझ आती है वो ये है कि सर मान लो अगर मॉलिक्यूल यहां होगा और मॉलिक्यूल ऊपर गया, बट मॉलिक्यूल अब बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं आया, वो कहीं पहले पे रुक गया। इसका मतलब डेफिनेटली कि सर इस मॉलिक्यूल ने कुछ इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब की होगी ना यार, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करिए तभी तो ऊपर गया है। यही तो मैंने आपको समझाया कि अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड पे है, अगर उसको ऊपर जाना है तो इसको एनर्जी चाहिए, तो जैसी एनर्जी मिलेगी ये ऊपर चला जाएगा। वैसा वर्सा इसको अगर मैं इस सेंस में समझूं कि सर मॉलिक्यूल नीचे था, ये ऊपर गया, अब इस पूरे मॉलिक्यूल ने जब एमिशन करना शुरू किया तो ये एग्जैक्ट ग्राउंड पे नहीं आया, ये कहीं ऊपर रुक गया। विच मींस इसने अगर यहां से जो एमिशन किया होगा, डेफिनेटली क्योंकि इसने इतना एनर्जी सोख लिया है तभी ये यहां पे है, तो डेफिनेटली इसने इतना एनर्जी कम एमिट किया होगा। तो दैट्स द रीजन कि अगर मुझे एमिशन वाली और इंसिडेंट वाली का, जिसको मैं न्यू ऑफ रेले कहता हूं, इसका रिलेशन बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? तो सर बहुत आसान है कि सर अगर मेरे पास न्यू ऑफ ई, इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टोक्स। ये पता करना हो कि कितना कम हो रहा है, तो मेरे पास न्यू आर जो मैं गिरा रहा था, इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, क्योंकि अगर ये इतना गिरता तो सेम एनर्जी से निकलता, बट ये इतनी एनर्जी कम से निकल रहा है क्योंकि इतना एनर्जी मॉलिक्यूल रख रहा है अपने पास। तो हो ये रहा है कि सर अगर आप ये जानना चाहते हो कि स्टोक्स वाली में कितना एनर्जी कम हो रहा है, तो न्यू आर माइनस में इसका गैप कितना है, दैट इज क्योंकि मॉलिक्यूल ने इतना ही एब्जॉर्ब किया है तो इतना कम वो एमिट करेगा, दैट मीन्स इतना छोड़ के बाकी मॉलिक्यूल एमिट कर देगा। एंड दैट इज वाई दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लाइन जो हम लिखते हैं। आपको ये समझ आया होगा? यहां पे आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि सर अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड पे है, अगर उसने कुछ सोखा होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ऊपर ही पड़ा होगा, नीचे तो नहीं आएगा। अगर नीचे आ गया तो वो निकल जाएगा सेम एनर्जी से, वो कहीं ऊपर ही पड़ा होगा, विच मीन्स उसने इतना एनर्जी अपने पास रख लिया है तो इतना कम छोड़ेगा वो, है ना। अगर इतना उसने अपने पास रख लिया तो वो जाने कम दे रहा होगा। दैट्स द रीजन कि ये फ्रीक्वेंसी कम है। बट कितना कम है? तो सर अगर न्यू आर फेंक रहे हो तो उसमें डेल्टा ई अगर घटा दोगे तो उतना ही ये निकलेगा, राइट? क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके, डन। सेम वे में मैं यहां पे बना रहा हूं केस 2, एंटी स्टोक्स। एंटी स्टोक्स में आपको ध्यान रखना है कि मान ले मैंने कहा मेरे पास सेम वे में मेरे पास ये कुछ लेवल्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस केस में आपको ये बताना है कि सर जो न्यू आर हम फेंक रहे हैं, न्यू आई जिसको मैं न्यू आर कहता हूं, उसका वैल्यू कम है और न्यू ऑफ एमिशन का वैल्यू ज्यादा है। मतलब जो निकल रही है रेडिएशन उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब इस बात को हम कैसे समझे? तो इस बात को समझने के लिए सर
अगर हम इन जनरल समझे कि आपने बोला कोई लाइट गिर रही है, तो मॉलिक्यूल अगर उसको एनर्जी देगा तभी निकलती हुई एनर्जी ज्यादा होगी। अगर कोई लाइट गिर रही है, अगर मैं मॉलिक्यूल उसको एनर्जी दे दूं तभी तो उसकी निकलती हुई एनर्जी ज्यादा होगी ना। अब मैं उसको एनर्जी कब दूंगा? जब मेरे पास ऑलरेडी हो। तो लेट सपोज इस बात को समझने के लिए मान ले अगर मेरा मॉलिक्यूल ऑलरेडी हाई एक्साइटेड स्टेट में, जिसके पास ऑलरेडी हाई एनर्जी है, अगर वो इस पे रेडिएशन हम डालेंगे न्यू आर, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर तो जाएगा, बट जब एमिशन करेगा तो वो यही नहीं रुकेगा, वो अब ग्राउंड पे आएगा। दैट मींस उसने इतना एक्स्ट्रा एमिट किया है। वो यहां पे था, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, ऊपर चला गया, बट आते समय वो यहां नहीं रुका, वो ग्राउंड तक आया। दैट मींस उसने एक्स्ट्रा कितना एमिट कर दिया? डेल्टा ई। और इसी एक्स्ट्रा की वजह से तेरा जो न्यू ऑफ एमिशन था वो बढ़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि सर बताओ, अगर आप न्यू ऑफ एमिशन, जिसको आप न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स के नाम से लिखोगे, वो बताओ कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि एंटी स्टोक्स मतलब कि सोखने का उल्टा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब भी मैं एंटी स्टोक्स बोल दूं, इसका मतलब क्या है सर? जो जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट गिर रही है, अगर मॉलिक्यूल उसको एनर्जी देगा तो निकलती फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ही। दैट मींस न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स में जिससे मैं फेंक रहा हूं न्यू आर, उसमें पक्का ही एनर्जी निकलती हुई बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? डेल्टा ई, गैप के बराबर। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं, यही अगर आपको समझ आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप पूरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सीख रहे हैं। ठीक है? सो दैट इज व्हाट द मीनिंग, दैट इज न्यू आर माइनस डेल्टा ई एंड दैट इज व्हाट न्यू आर प्लस में डेल्टा ई। प्लस क्यों लिखा? जो कि तुम जानते हो ना यार, अगर मैं एक मॉलिक्यूल है, मेरे पे लाइट गिर रही है, अगर मैं अपनी एनर्जी दूं, सोखने का उल्टा करूं, तो उसका निकलता हुआ एनर्जी बढ़ जाएगा। डेल्टा ई एनर्जी दे रहा हूं तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल गिर रहा है, अगर मैं उससे एनर्जी रख लूं, दैट इज माइनस डेल्टा ई, तो उससे निकलती हुई एनर्जी कम हो जाएगी। राइट ना? सो दिस इज व्हाट द टू केस जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है? इंपॉर्टेंट है जी। तो इन जनरल अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस, तो आप इस बात को कैसे लिख पाएंगे? सर बहुत आसान है। न्यू आर, अगर मैं लिखता हूं, डायरेक्ट लिख ले, न्यू ऑफ रमन लाइंस, ये किसके बराबर होगा? न्यू ऑफ आर, दैट इज इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको मैं रेले रेडिएशन भी कह सकता हूं या रेले फ्रीक्वेंसी भी कह सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा ई गैप। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। अब ये जो मैंने डेल्टा ई गैप बनाया है, ये जो डेल्टा ई गैप है, ये कहीं ना कहीं आपका इसमें इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं इसी से अगर मैं स्टोक्स का लिखना चाहूं, तो न्यू ऑफ स्टोक्स कितना होगा? सर जब भी स्टोक्स होगा मतलब सोखेगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जब सोखेगा तो निकलने कम देगा। विच मींस कि सर अगर आप न्यू आर फेंक रहे हो तो मॉलिक्यूल कुछ सोख लेगा, मतलब कि माइनस डेल्टा ई। अगर आप न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स की बात कर रहे हो, मतलब एंटी सोखा, तो न्यू आर प्लस में डेल्टा ई। बोलो जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? न्यू ऑफ स्टोक्स, न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स, न्यू आर माइनस डेल्टा ई, न्यू आर प्लस डेल्टा ई। ठीक है? तो ये कहानी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस, जिसका कंबाइन एक्सप्रेशन अपन ने लिख दिया न्यू आर माइनस डेल्टा ई और न्यू आर प्लस डेल्टा ई। ओके, अब इसी में जो हमें अगली बातें ध्यान में रखनी है कि सर ठीक है, आपने समझा तो दिया कि हमें स्टोक्स में घटती हुई एनर्जी दिख रही है कितना, उसके गैप के बराबर। एंटी स्टोक्स में बढ़ती हुई एनर्जी दिख रही है कितना, उसके गैप के बराबर। अब सवाल उठता है कि सर ये गैप क्या होगा? तो आपने हमेशा दो बातें सुनी होंगी इसके लिए, दैट इज रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। पक्का सुना है सबने? अगेन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब इसका क्या मतलब है और ये दो प्रकार से क्यों लिखा जाता है, आइए मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन, तो डेफिनेटली रमन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस मिलेंगी वो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स होंगी। बट मान ले जब मुझे स्टोक्स लाइन लिखना हो तो सर मुझे गैप माइनस करना पड़ेगा, जब एंटी स्टोक्स लिखना हो तो गैप ऐड करना पड़ेगा। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि सर वो जो गैप है वो गैप क्या होगा? मान लो ये जो मैं गैप की बात कर रहा था, ये जो लेवल्स बना रहा हूं, ये लेवल किसके हैं? रोटेशनल लेवल।
तो सर अगर ये रोटेशनल लेवल हुए तो ये गैप भी रोटेशनल का कहलाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि ये गैप मेरा रोटेशनल का कहलाया तो इसको मैं नाम दूंगा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये गैप किसके हैं? रोटेशनल लेवल्स के। इन द सेम वे अगर ये गैप वाइब्रेशनल लेवल्स के हुए तो इसको मैं कहूंगा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो करना कुछ नहीं है, दैट इज व्हाट स्टोक्स एंटी स्टोक्स। स्टोक्स में माइनस होगा, एंटी स्टोक्स में प्लस होगा। डेल्टा ई वैल्यू रोटेशनल लेवल्स के लिए निकालूंगा, यहां रख दूंगा, स्टोक्स एंटी स्टोक्स आ जाएगा। डेल्टा ई वैल्यू वाइब्रेशनल के लिए निकालूंगा, यहां रख दूंगा, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स आ जाएगा, खत्म, फिर सवाल कर दूंगा, सॉर्टेड है। तो यहां तक जो भी मैंने बताया वही मैंने आपको सबसे पहले पन्ने पे लिख के दिखाया है, दैट इज दिस। सबसे पहले अपन ने स्टोक्स एंटी स्टोक्स जाना, फिर उसके बाद अपन ने ये जाना कि अपन रोटेशनल रमन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सर अगर मैं गैप रोटेशनल लेवल्स का कंसीडर करता हूं तो उससे जो रमन लाइंस मिलेंगी, जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी, वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व्ड होंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वो जो डेल्टा ई अगर वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हुआ तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो लाइंस मिलेंगी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, उसको मैं कंबाइनली कहूंगा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम ऑलरेडी जो लिख के आए हैं उसी चीज को मैंने आपको समझा दिया यहां पे, है ना। सारी बातें मैंने यहां पे क्लियर कर दी हैं। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इफ डेल्टा ई गैप ऑफ रोटेशनल लेवल, हम उसको क्या नाम देंगे? रोटेशनल रमन। इफ डेल्टा ई गैप ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स, तो हम इसको क्या नाम देंगे जी? वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप सो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है जी। आइए मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानियों को फॉर्मूलेस की ओर लेके चलता हूं। मतलब तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर मैं बात करता हूं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें आप एक चीज बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ चुके हैं कि सर आपने यहां पे लिखा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट मींस ये दो बातें तो होंगी ही होंगी, ये दो बातें तो होंगी ही होंगी जी, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन। और स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन में हमें पता है स्टोक्स लाइन में हमेशा ही रेले में से माइनस होता है और ये रेले में से ऐड होता है। कितना माइनस और ऐड होगा सर? ये होगा जी गैप के बराबर और ये होगा जी गैप के बराबर। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है जी। ये लो जी, ये मेरे पास एक सिंपल सी कहानी है, ठीक है जी, राइट। ये बहुत आसान सी बात मैंने लिखी जो आप ऑलरेडी जानते भी हैं, और इस बात को ही अपन स्टोक्स कहते हैं, इस बात को ही अपन एंटी स्टोक्स कहते हैं। एंटी स्टोक्स में मतलब कि ऐड होता है, वहां पे वो माइनस होता है, यही करना है। अगर अब ये जो गैप है मैं किसी प्रकार से निकाल पाऊं तो फार्मूले तैयार है मेरे। अब ये गैप निकालने किसके लिए है? रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो सबसे पहले तो हम अगर इस गैप को निकालना शुरू करें तो आइए मैं इस गैप को निकालते कैसे उस बात को बताता हूं। तो यहां पे अगर आप लिखो सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है? सिलेक्शन रूल होता है इसका डेल्टा जे इज कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव 2, राइट। तो ये इसका सिलेक्शन रूल होता है। इसका मतलब अगर मैं इस केस में निकालना चाहूं इसका डेल्टा ई गैप, तो वो होगा ई जे प्लस 2 माइनस ई जे। अरे पॉजिटिव नेगेटिव 2 है ना, तो या तो अगर जे हुआ तो जे प्लस 2, है ना, तो यही तेरे पास गैप होगा। ये बात समझ रहे हो आप? अगर मैं कहता हूं जे है तो वो जे प्लस 2 गैप में जाएगा, ये इसका सिलेक्शन रूल है। अब अगर मुझे इसका डेल्टा ई निकालना है तो डेल्टा ई क्या होता है सर? अपर लेवल, जो क्या होगा जे प्लस 2 माइनस लोअर लेवल, जो क्या होगा जे। अब वी नो इन लेवल्स का एनर्जी दैट इज ई जे इज वॉट? बी जे जे प्लस 1। तो अगर ई जे प्लस 2 निकालना चाहूं ये कितना होगा सर? बी जे प्लस 2 जे प्लस 2 प्लस 1। कुछ नहीं किया, ये जे की जगह जे प्लस 2 रख दिया, इसका वैल्यू रखो। बी जे प्लस 2 जे प्लस 3, इसको सॉल्व करो। बी जे स्क्वायर 3j 2j प्लस 6, इसको सॉल्व करो। बी जे स्क्वायर प्लस 5bj प्लस 6b, दैट इज वॉट? एनर्जी ऑफ j प्लस 2। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बी जे स्क्वायर प्लस bj, एनर्जी ऑफ ej।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ही देखो क्या बनेगा ये। तो मेरे पास ये क्या है, बी जे जे स्क्वायर प्लस बी जे, एंड अगेन ये जो एक्सप्रेशन बना ई जे प्लस 2, इन दोनों को ऊपर सब्सटीट्यूट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। ध्यान सुनना। तो अब मैं यूज़ करूंगा पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन फर्स्ट। तो अपने पास जैसे ही डेल्टा ई आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू रखूंगा बी जे स्क्वायर प्लस 5 बी जे प्लस 6 बी माइनस बी जे स्क्वायर माइनस बी जे, इसको कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया जी 4 बी जे प्लस 6 बी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो ये बनेगा जी 4 बी, ये बनेगा जे प्लस, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, मेरे पास ये जो वैल्यू बनेगा 4 बी, इसको 2 से कॉमन ले लो, है ना, 2 बी कॉमन लोगे, ये बनेगा जे प्लस में बी। तो ये आपका एक सिंपल सा डेल्टा ई का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जो डेल्टा ई का फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अपन ने किया क्या है, सिंपली अपन ने डेल्टा ई का फॉर्मूला लिखा। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है, ई जे प्लस 2 माइनस ई जे। ये हमको कैसे पता चला कि सर अगर सिलेक्शन रूल ये है, अगर मैं कहता हूँ जे से जे प्लस 2 जा रहा है कोई मॉलिक्यूल या कोई ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस केस में अगर जे प्लस 2 माइनस ई जे करता हूँ तो यहां से जो अपने पास वैल्यू मिलता है दैट इज ई जे इज वॉट बी जे जे प्लस 1, और अगेन ई जे प्लस 2 कितना है, इतना। इन दोनों को वैल्यू को ऊपर रख दिया, जैसे ही ऊपर रखा तो मेरे पास वैल्यू मिला 4 बी जे प्लस 6 बी, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास 4 बी और यहां से मेरे पास बनेगा 6 बी, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बना। अब इस एक्सप्रेशन को ऊपर रखूंगा तो न्यू ऑफ स्टोक्स क्या आएगा सर, न्यू आर माइनस, इसको अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बी जे प्लस 6 बी, पूरा ही लिख लो। अगेन न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स क्या होगा, न्यू ऑफ आर प्लस 4 बी जे प्लस में 6 बी। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन बना इसी को अपन कहते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन। निकाला कैसे, बहुत सिंपल है सर, हम ये दोनों एक्सप्रेशंस जानते हैं, फिर हमने कहा ये सिलेक्शन रूल है इसका, और अगर ये सिलेक्शन रूल है तो हमने इसका गैप निकाला। सब जब जे से जे प्लस 2 ट्रांजिशन हो रहा है तो जे प्लस 2 माइनस ई जे, इसका एनर्जी गैप अपन ने घटा दिया, सॉल्व किया, दोनों को सब्सटीट्यूट किया, तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, सवाल इसी के ओरिएंटेड आते हैं, ठीक है। सवाल कैसे आते हैं, आइए मैं आपको पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फॉर्मूलेस के बारे में, फिर अपन सवाल पे चलते हैं ना। तो सबसे पहले तो जो न्यू ऑफ स्टोक्स है वो लिखा जाता है न्यू आर माइनस 4 बी जे प्लस में 6 बी। अगेन जो न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स है वो लिखा जाता है न्यू आर प्लस में 4 बी जे प्लस 6 बी, ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी में अगर मैं स्टोक्स और एंटी स्टोक्स वाली लाइनों को लिखता हूं, मतलब लेट सपोज मैं कहता हूं जब j इक्वल टू क्या है 0, तो न्यू ऑफ स्टोक्स क्या होगा बताओ, तो न्यू आर माइनस 6 बी, ये 0 हो जाएगा पूरा, माइनस 6 बी। जब मैं कहता हूं j इक्वल टू 1, न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स बताओ, सॉरी न्यू ऑफ स्टोक्स सेकेंड लाइन बताओ, न्यू सेकेंड कितना हो जाएगा, न्यू आर माइनस, यहाँ पे 1 रखोगे ये बनेगा 4b और ये ओवरऑल बनेगा 10b। अगेन जब j इक्वल टू 3 रखूंगा तो न्यू ऑफ स्टोक्स कितना बनेगा, तीसरी लाइन का, थर्ड लाइन ऑफ स्टोक्स लाइन कितने पे आएगी, यहाँ पे 3 रखोगे, सॉरी 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा। जब आप 2 रखोगे तो सिंपली यहाँ 2 रखना है, 2 इंटू 8 सॉरी 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 6 14, डायरेक्ट 14b। अगेन जब यहाँ पे j इक्वल टू 3 रखोगे यहाँ पे बनेगा न्यू ऑफ स्टोक्स एंड दैट इज व्हाट, न्यू आर माइनस 18b एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीज़ें थी जो अपन ने यहाँ पे लिखी हैं, दैट इज जब स्टोक्स और एंटी स्टोक्स है, इसको कंबाइनली अगर मैं लिखूं न्यू ऑफ रमन, तो इसको लिखना कैसे, न्यू आर पॉजिटिव नेगेटिव 4bj प्लस में 6b, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। न्यू ऑफ रमन इज व्हाट, न्यू आर पॉजिटिव नेगेटिव 4bj प्लस में 6b, दिस इज व्हाट स्टोक्स लाइन। एंड अगर मैं एंटी स्टोक्स में लिखूं तो सेम रहेंगी सारी वैल्यूज, तुझे पता है एंटी स्टोक्स में सब कुछ सेम रहता है, बट यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देख डायरेक्ट लिख ले, j इक्वल टू 0 है तो न्यू फर्स्ट कितना आएगा जी, न्यू आर प्लस में 6b।
अगेन जब j इक्वल टू 1 है, न्यू सेकेंड कितना आएगा, न्यू आर प्लस में 10b। जब j इक्वल टू 2 है, न्यू सेकेंड कितना है, सॉरी न्यू थर्ड कितना आएगा, न्यू आर प्लस में 14b। अगेन जब j इक्वल टू 3 है, न्यू फोर्थ जो बनेगा वो कितना बनेगा, न्यू आर प्लस में 18b एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये तुम्हारे पास स्टोक्स आ गई, ये एंटी स्टोक्स आ गई। दैट इज व्हाट स्टोक्स लाइन एंड दैट इज व्हाट एंटी स्टोक्स लाइन। अब सवाल कैसे आता है, कैलकुलेट द सेकेंड स्टोक्स लाइन, कैलकुलेट द फर्स्ट स्टोक्स लाइन, कैलकुलेट द सेकेंड एंटी स्टोक्स लाइन। तो उस केस में अगर मैं बी वैल्यू दे दूं तो आप सारी वैल्यूज, न्यू आर तुम्हें पता होगा, बी वैल्यू पता होगा, आप कोई भी स्टोक्स लाइन निकाल सकते हैं, कोई भी एंटी स्टोक्स लाइन निकाल सकते हैं। यहां से एंटी स्टोक्स लाइन निकलेंगी, यहां से स्टोक्स लाइन निकलेंगी। अगर आपको बी और न्यू आर का वैल्यू पता है तो आप कोई से भी स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन निकाल सकते हैं यहां से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इस पे ही सवाल आते हैं, इस पे ही सवाल पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब सवाल पूछे गए हैं तो सवाल तो एक तो डायरेक्ट यहां से आ सकता है, और कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको ग्राफ में लेके चलूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूं और साइड पे कर देते हैं, ठीक है। देखो मैं इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दूं। तो मान लो मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, वेव नंबर का स्केल, और अगर मैं इसमें ये पॉइंट बोलता हूं न्यू ऑफ आर, ऐसा क्यों, क्योंकि सर अगर आप स्टोक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अगर आप एंटी स्टोक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि स्टोक्स में न्यू आर में से घट रहा है और एंटी स्टोक्स में न्यू आर में से ऐड हो रहा है। तो न्यू आर एक रेफरेंस पॉइंट है, या न्यू आर एक पॉइंट है जिसमें से ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐड होगा तो इस तरह बढ़ेगा, इंक्रीजिंग साइड, और माइनस होगा तो डिक्रीजिंग साइड। तो हमें अगर न्यू आर बोला है यहां पे, तो न्यू आर से अगर ऐड हो रही हैं चीजें, इस तरह बढ़ रहा है वेव नंबर, अगर ऐड हो रही हैं तो वो सारी क्या होंगी जी, एंटी स्टोक्स लाइन। इधर वाली क्या है जी, सारी की सारी स्टोक्स लाइन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर इसको अगर आप पहली स्टोक्स लाइन बोलेंगे, सॉरी एंटी स्टोक्स लाइन, ये सारी की सारी एंटी स्टोक्स है, ये सारी की सारी स्टोक्स है। मुझे आपसे अब ये जानना है कि अगर मैं आपसे बोलूं पहली स्टोक लाइन कहां पे आ रही है, पहली एंटी स्टोक कहां पे आ रही है, तो आप बिल्कुल आसान भाषा में मुझे कह सकते हैं कि सर पहली आ रही है जी न्यू आर माइनस 6b, और यहां पे आ रहा है जी न्यू आर प्लस में 6b। इसका मतलब सर अगर न्यू आर से मैं 6b ऐड कर दूं और 6b घटा दूं, तो घटाने से जो मेरे पास लाइन मिलेगी वो पहली स्टोक्स लाइन होगी, और ऐड करने पे जो लाइन मिलेगी वो पहली एंटी स्टोक्स होगी। बट ध्यान सुनना, ये पहली लाइन की बात है जब पहली एंटी स्टोक्स या पहली स्टोक्स की बात करूं। बट लेट सपोज अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव गैप की बात करता हूं, मतलब ये कि मान लीजिए पहली एंटी स्टोक्स हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, तो ये अगर न्यू आर माइनस 6b है तो दूसरी कितनी हो गई, देख इनमें गैप कितना है, फर्स्ट और सेकंड में 4b का, इनमें गैप कितना है जी 4b का, इनमें गैप कितना है जी 4b का, सेम इनमें गैप कितना है 4b का, इनमें गैप कितना है 4b का, इनमें गैप कितना है 4b का, विच मीन्स कि सर हां पहली लाइन अगर आपको निकालनी हो तो उसमें आप 6b ऐड करेंगे, उसके बाद अगर लाइंस निकालनी हो तो आप उसमें 4b का डिफरेंस देख पा रहे होंगे। 4b का डिफरेंस है, सब में 4b का डिफरेंस है। तो सवाल में अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि मैं आपको 1 2 3 4 4 स्टोक्स लाइन का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, इन सबका वेव नंबर मैं दे दूं और आपसे b का वैल्यू निकलवाऊं, तो आप अब एक बात जानते हैं जो आप यहां पे लिखेंगे भी, कि स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन is 4b. The energy gap of या स्पेसिंग बिटवीन टू स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन विल बी 4b. जो भी स्पेसिंग होगा, जो आप देख भी पा रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव का स्पेसिंग कितना है 4b, तो अगर मुझे दो का स्पेसिंग, दो का डिफरेंस पता लग जाए तो मैं b का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। सो एक ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है, इनमें से कहीं से भी वो सवाल बना के पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइए जी मैं सवाल दिखाता हूं आपको, जैसे एक सवाल ये सवाल है जी गेट का, ठीक है, गेट 2009 में पूछा गया है ये सवाल। इस सवाल में करना क्या है, कह रहा था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ
F2 shows a series of Stokes line, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया अभी कि उसमें अगर सीरीज ऑफ स्टोक्स लाइन वो देगा ना, स्टोक्स लाइन सीरीज मतलब कि अगर मान लो कि सर मेरे पास ये बहुत सारी स्टोक्स लाइन है जिसमें से एक स्टोक्स लाइन कह रहा है दैट इज 9230.769 पे आ रही है, दूसरी स्टोक्स लाइन आ रही है तेरे पास दैट इज 19227.238 पे आ रही है, उसके बाद अगली स्टोक्स लाइन जो आ रही है, ठीक है, दैट इज, क्योंकि स्टोक्स लाइन डिक्रीजिंग होती है तो ये पहली आ रही है, यहां पे अपन इस तरफ बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, 9227.23, अगेन जो अगली आएगी वो आएगी जी 19223.707। तो ये जो मैंने बनाया है इसमें कहीं ना कहीं आपको एक चीज जो नजर आ रही होगी वो ये है कि सर इस केस में जब भी अपन स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन बना रहे हैं तो इस केस में जैसे स्टोक्स लाइन गिवन है और ये बात अपन अभी बना के भी आए कि सर दो कॉन्जिक्यूटिव का, क्योंकि उसने सीरीज बोला है ना, सीरीज बोला मतलब लगातार जो लाइंस मिल रही हैं वो 3 लाइंस का उसने वेव नंबर दे रखा है। अब आपसे वो जानना ये चाहता है कि बताओ इस केस में जब ऐसा हो तो मुझे रोटेशनल कांस्टेंट मतलब कि बी का वैल्यू जानना है, रोटेशनल कांस्टेंट मतलब कि बी का वैल्यू जानना है। तो बी का वैल्यू बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे उसको, बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे देखो, तो हमें दोनों को घटाना है, तो सर वी नो स्पेसिंग कितना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोक्स और एंटी स्टोक्स रमन लाइन, एंटी स्टोक्स रोटेशनल रमन लाइंस कितना है जी, 4b के बराबर। देखो कितना है, तो 19, इन दोनों को घटाऊंगा ना, इन दोनों को घटाऊंगा तो ये कितना है जी, पहला लेवल है, ये पहला है, ये दूसरा, इन दोनों को घटाऊंगा तो देख कितना बनेगा तेरे पास, दैट इज 19230.769 माइनस 19227.23, ये 4b के बराबर होगा। इन दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करते अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और ढंग से लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 19230.769 माइनस 19227.23, 238 है ना, 8, इसको सॉल्व कर लो, 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अगेन 0 0 0। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास जो वैल्यू बन रहा है इसका, वो तुम्हारे पास इसका वैल्यू बन रहा है 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो अपन को रोटेशनल कांस्टेंट निकालना है, इसका यूनिट ध्यान रखना गीगाहर्ट्ज में निकालना है, ठीक है। अपने पास सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो अपने पास ये जो है 4b का वैल्यू ये मिल रहा है 3.531 सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। ध्यान सुनना, ये तो माइनस करके अपन ने निकाल लिया, बट अपन को आंसर किस में चाहिए, गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। अब इस बात को अपन कैसे निकालेंगे, तो इस बात को निकालने के लिए हमें इसको पहले तो हर्ट्स में कन्वर्ट करना है, और हर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, अगर मेरे पास कोई सेंटीमीटर इनवर्स में हो और अगर मुझे उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जिसका मतलब हर्ट्स में कन्वर्ट करना हो, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सर मुझे एक चीज पता है कि 1 सेंटीमीटर, या यूं कह ले कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब सेंटीमीटर में अगर मैं 3 × 10⁸, या इसको और ढंग से लिख ले 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मैं कर दूं तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो पर सेकेंड में ही आएगा, दैट इज हर्ट्स में ही आएगा। तो ये जो चीज है 4b, ये किसके इक्वल है, 3.531 × 3 × 10⁻10 पर सेकेंड, जिसको मैं हर्ट्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3.53 × 10⁻10 गीगा हर्ट्स मतलब 10⁹ हर्ट्स, है ना। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा, और यहां से b का वैल्यू निकालोगे तो आपके पास, सॉरी 10⁻⁹ हर्ट्स तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा अराउंड, यहाँ पे मैच कर रहा है कुछ आंसर, ठीक है। एक बार इसको अपन 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 भी है ना, 3 × 10⁻10 हर्ट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 3.53 × 3 × 10⁻10 हर्ट्स अपॉन में 4,
इसको सॉल्व करते ही जो अपना फाइनल आंसर आएगा, मैं एक बार फाइनल आंसर आपको लिख देता हूँ यहाँ से, जो फाइनल आंसर आएगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं एक बार इसका फाइनल आंसर आपके पास लिख देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा जी, वो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारे पास 26 है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो बी का वैल्यू आएगा वो आएगा 26.484 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हर्ट्ज में कितने गीगा हर्ट्ज होते हैं, दैट इज 10⁻⁹ गीगा हर्ट्ज। तो ये चीज़ हट जाएगी तो बी का वैल्यू आ जाएगा 26.484। तो कहने का मतलब ये है कि ये सवाल में हमें एक तो यूनिट्स का ध्यान रखना था, दूसरा इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमें जो अपन ने अभी चीज़ भी सीखी कि जो स्पेसिंग है कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का वो कितना है जी 4b। इसके बेसिस पे पहले तो अपन ने बी का वैल्यू निकाला। बी का वैल्यू निकलते ही हमें सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं चाहिए, हमें गीगा हर्ट्ज में चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये यूनिट्स का यूज़ किया, और इससे बेसिस पे जो अपना आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, दैट इज व्हाट 26.48 अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप सो ये सवाल आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। मैंने सारी बातें यहाँ लिख दी हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसके बाद जो अगली बात अपन को पढ़नी है वो ये है कि अगर लेट सपोज ये भी एक सवाल है, ये भी एक मिलता जुलता सवाल है, इसको भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, थर्ड एंड द फोर्थ लाइन ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ CO इज सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर इनवर्स। देख वर्ड यूज किया, सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें बताओ CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो CO का बॉन्ड लेंथ बताना है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है CO का बॉन्ड लेंथ बताना। कि सर हाँ, अगर आप CO बॉन्ड लेंथ बताना चाहते हो दैट मीन्स आप R का वैल्यू बताना चाहते हो। अब R का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो लेट सपोज अगर मैं कहता हूं स्पेसिंग तीसरे और चौथे की, तो ये कंसेक्यूटिव ही है सर। स्पेसिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लेवल, स्पेसिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रोटेशनल रमन लाइंस कितना होता है सर। आप अगर इसका कॉन्जिक्यूटिव स्पेसिंग देखेंगे तो 4b के बराबर होता है। और उसने बोला है कि थर्ड और फोर्थ का अगर स्पेसिंग देखो तो वो 8 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स 4b इज इक्वल्स टू 8, और b का कितना वैल्यू है जी 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये b का वैल्यू आ गया। अब b होता क्या है सर, रोटेशनल कांस्टेंट, जो हम जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है सर। b लिखा जाता है जी h अपॉन या h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर i, विच कैन बी रिटन एज h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू निकालो, यहाँ से आर स्क्वायर इधर ले जा, h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू इंटू में b लिख सकता हूँ। बोलो, अबे आर स्क्वायर को इधर ले गया, b को नीचे ले आया। आर स्क्वायर इधर क्यों लेके गया, क्योंकि उसने पूछा है भैया बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से वी नो b का वैल्यू 2, तो h² अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू इंटू में 2, फर्दर h² अपॉन में 16 पाई स्क्वायर इंटू में म्यू। अब इस बात को मैं अगर लिखना चाहूं तो r क्या हो जाएगा, h² अपॉन में 16 पाई स्क्वायर इंटू में म्यू। अब क्योंकि उसने जो अपने पास वैल्यू आ रहा है वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है, तो गाइज अब एक बात ये भी ध्यान में रखना, हमेशा जब मैं ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता हूं तो आंसर किस में आता है, जूल में। हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है। यूनिट्स कन्वर्जन वहां करवा रखे हैं मैंने, आप वो बात वहां पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो ये जूल में होगा। अब मुझे कैसे पता कि ये वाला एक्सप्रेशन नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने जैसी ऑप्शंस को देखा और उसके बेसिस पे जैसी मैंने आंसर जो निकाला वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है, दैट मींस बी का एक्सप्रेशन सेंटीमीटर इनवर्स वाला मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मान ले मैंने कहा स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आ रहा है। अब ये तो जूल में आएगा, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको SC से डिवाइड करूंगा, तो ओवरऑल ये बनेगा h अपॉन 16 पाई स्क्वायर म्यू इंटू में c। अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको SC से डिवाइड करूंगा तो ये यहां से यहां जूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। काट दो, आंसर कितना आएगा, h अपॉन 16 पाई स्क्वायर म्यू इंटू c, r इसकी पावर में हाफ। अब ऐसा अगर कोई ऑप्शन में दिख रहा है दैट इज रूट ऑफ h अपॉन 16 पाई स्क्वायर म्यू इंटू c, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गाइस जो मैंने अभी बताया वो चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कहता हूं ना बी का वैल्यू,
तो वो अगर h²/8π² लिखता हूं तो वो जूल में कहलाती है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं b = h/8π²IC तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में कहलाती है। अगर मैं b लिखता हूं जी h/8π²I तो ये तेरे पास सिंपली कहलाती है पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है? मान ले अगर मैं तुझे कहूं कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, बट मैं तुझे वैल्यू दे रहा हूं सेंटीमीटर इनवर्स में, तो तुझे हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप I तो यहां से भी निकल सकता है, बट ये वाला भी तब यूज करूंगा जब वैल्यू जूल में हो। अगर वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी हो, जो जनरली दे रखी होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन जरूर याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुमने ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया तो आंसर तो आएगा बट गलत आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तब इस्तेमाल करेंगे जब बी का वैल्यू जूल में दे रखा हो। अगर आप बी का वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दे रहे हो और पूछ आ ही रहे हो तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात ध्यान रखनी है। अब ये आते कैसे हैं सारे एक्सप्रेशन, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अगर आपको इस बात को जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, आप एज इट इज इसको याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, आइए आगे चलता हूं। एक ये भी है सवाल, ठीक है, ये भी सवाल बढ़िया। ठीक है, वही सवाल है जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं, वैसे से सवाल है। कह रहा है इफ द प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, प्योर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर का मतलब ना ही ये रोटेशनल वाइब्रेशनल की बात चल रही है, ना ही इसमें रोटेशनल रमन की बात चल रही है, प्योर रोटेशनल की बात है ये। तो प्योर रोटेशनल की बात है, दैट मीन्स इन प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ XY मॉलिक्यूल द एडजेसेंट लाइन्स, हाय द एडजेसेंट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर इनवर्स। If the molecule is irradiated by the radiation this, the first Stokes line बतानी है। तो सर अपन को फर्स्ट स्टोक्स लाइन पूछ रहा है ये, तो हमें तो यार एक चीज आपने अभी सिखाई है कि न्यू ऑफ स्टोक्स में हमें ये करना है जी, जो भी गिर रही है उसमें से घटा दो एनर्जी गैप। अब क्योंकि यहां पे उसने रोटेशनल की बात करी है तो हमें अगली बात ये भी पता है कि रोटेशनल का गैप कितना है, 4bj इंटू में 6b न्यू ऑफ स्टोक्स। अब इस केस में वो कह रहा है जे जब क्या हो, 0 हो, पहला स्टोक्स लाइन तो तभी आएगा, पहला स्टोक्स लाइन, तो न्यू आर माइनस में 6b। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें न्यू आर चाहिए और बी चाहिए, हम पहला स्टोक्स लाइन बता देंगे। सवाल उठता है कि सर बी दे रखा है क्या सवाल में, तो आजा देखते हैं। अगर तुझे बी अगर निकालना हो तो बी के लिए एक तो ये डाटा दे रखा है, और ये है क्या, ये एडजेसेंट लाइन का स्पेसिंग है जो प्योर रोटेशनल के लिए लिखा हुआ है। दूसरा, अगर मैं इसी में कहूं, एक तो डाटा ये है तेरे पास, ठीक है, प्योर रोटेशनल का स्पेसिंग दे रखा है, और दूसरा है कि मॉलिक्यूल इज इरेडिएटेड बाय रेडिएशन ऑफ दिस सेंटीमीटर इनवर्स, विच मींस रेडिएशन जो गिर रही है इंसिडेंट, उसका वैल्यू कितना है जी, 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और याद करो भैया, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट गिर रही है वही रेले हो सकती है, तो इसी को मैं न्यू आर भी कह सकता हूं, 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो न्यू आर का भी मिल गया वैल्यू। अब आती है बी की बारी। बी क्या है, तो जब भी मैं स्पेसिंग की बात करता हूं बट प्योर रोटेशनल की, तो आपको एक बात डेफिनेटली याद रखनी है, प्योर रोटेशनल में स्पेसिंग होता है 2b विच इज 4, बी कितना होता है जी, सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू कितना आ गया, 30,000 माइनस 6 इंटू 2, 30,000 माइनस 12, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 29988 इज एन आंसर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये 4 नंबर का सवाल था, CSIR नेट में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये सारे सवाल करने आने चाहिए, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और हो कैसे रहे, जैसे अपन ने बातें डिस्कस करी हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आइए मैं कुछ बातें और आपको सिखा देता हूँ और उसके बेसिस पे फिर मैं आपको सवाल करवा देता हूँ। तो एक तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रोटेशनल रमन एक्टिव होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले कभी ऐसे सवाल सुने होंगे कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रोटेशनल एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज वाइब्रेशनल एक्टिव। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रोटेशनल रमन एक्टिव, व्हाई यू कैन से दैट व्हाई रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड, इसको यूज क्यों किया जाता है,
इन सारे सवालों का जो जवाब है, आइए मैं वो देना शुरू करता हूं, फिर मैं आपको सवाल दिखाता हूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि सर ये जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको अगर मैं यूज करना चाहूं तो ये यूज किन किन मॉलिक्यूल्स के स्टडी के लिए होता है, मतलब इसका यूज करके मैं किन मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर सकता हूं, पहला ये। दूसरा, अगर मुझे ये कहना हो कि कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल रमन एक्टिव होंगे तो उसको मैं कैसे जानूंगा। ठीक है, चलो आओ मैं बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं यहां पे एक तो नोट करके लिख देता हूं बातें कि फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी rotational active, for any molecule to be rotational active, और इसको और ढंग से लिखो तो rotational Raman active, for any molecule to be rotational Raman active, they must be n isotropically polarizable. ये बात ध्यान रखनी है। अब ये तो बात मैंने लिख दी, एन आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल है, बट अगर मुझे मान लो डायरेक्ट सिर्फ याद रखना हो कि कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे, तो आपको यहां लिख लेना है एक्सेप्ट स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल CH4, SiH4, CCl4, P4, SiF6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे जी, एक्टिव होंगे। इनको छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे। अब आप इस वर्ड से थोड़ा सा, ये जो मैंने लिखा एन आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबल, एन आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है सर, हाइड्रोजन, और अगर आप HCl की बात करेंगे तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों में पहली बात तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब 2 एटम है दोनों में, बट डिफरेंस ये है कि सर इसमें तो डायपोल 0 है और इसमें डायपोल नॉन जीरो है, और अगर ये नॉन जीरो है तो ये रोटेशनल एक्टिव तो हुआ, कैसा, प्योर रोटेशनल एक्टिव, ये प्योर रोटेशनल इनएक्टिव हुआ। बोलो जी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्री करेंगे। सवाल उठता है कि सर ठीक है, अगर ये वाला एक्टिव है तो इसका तो बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा प्योर रोटेशनल से, बट ये वाला इनएक्टिव है, तो बता इसकी स्टडी कैसे करूंगा, इसका क्या गुनाह है। तो इसकी स्टडी करने के लिए भी हमने जो चीज यूज करी उसी को अपन रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दैट मींस कि एनी होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आर रमन रोटेशनल एक्टिव। जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे जी, रोटेशनल रमन एक्टिव। अब इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, और इसी बात से मैं इस बात का भी मतलब थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, एन आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल का। तो मैंने अभी बोला कि सर अगर आपको इसको एक्टिव बोलना है रोटेशनल में तो सर इसमें डायपोल होना चाहिए। मान लो अगर डायपोल नहीं है तो ऐसे को अपन रोटेशनल रमन एक्टिव कहते हैं। ऐसा क्यों? तो आपके मन में पहला सवाल तो यही आना चाहिए कि सर अगर ये रोटेशनल एक्टिव हो, चाहे रमन हो चाहे प्योर हो, इसमें डायपोल तो होना चाहिए। तो अगर डायपोल होना चाहिए तो अगर किसी में डायपोल नहीं है और उसको मुझे स्टडी करना है और स्टडी करने के लिए उसमें डायपोल होना चाहिए, तो अगर किसी में नहीं है तो मैं उसमें डायपोल इंड्यूस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्योंकि एक नॉन पोलर है जिसमें डायपोल नहीं है तो उसमें मैं डायपोल इंड्यूस करूंगा। और डायपोल जनरेट करने का एक ही तरीका है कि जो उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्टर्ब कर दे। और उसको डिस्टर्ब कैसे किया जाता है? एक को खींच दे, एक तरफ खींच दे और दूसरी तरफ से धक्का मारो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले मैंने बनाया यहां पे
हाइड्रोजन, यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहां पे अगर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फील्ड लगाई तो ये पॉजिटिव इसको खींचेगा और नेगेटिव इसको धक्का मारेगा। तो अंत में होगा क्या कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा आ जाएगी, तो ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, ये वाला कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, डायपोल आ जाएगा। तो पहले जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर था इसमें पोलैरिटी हमने इंड्यूस करी है, और ऐसी इंडक्शन वाली पोलैरिटी को ही अगर मैं इंड्यूस करता हूं और उससे नेट पोलैरिटी कैंसल आउट नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस फील्ड के अलोंग लगाता हूं तो ये फील्ड के पैरेलल है, ऐसी हाइड्रोजन रखा हुआ और इसी से फील्ड मैं लगा रहा हूं, ऐसी फील्ड लगा रहा हूं, बट मान ले अब मैंने फील्ड तो ऐसी ही लगाई है बट इसको मैंने रख परपेंडिकुलर दिया, तो अब होगा क्या सर, होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो लगा ही रहे हो आप, बट होगा ये कि क्योंकि सर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये सिग्मा बॉन्ड के थे और इसमें अगर आपने इस तरफ पॉजिटिव लगा दिया तो अब होगा ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड को छोड़ के इधर आ जाए। डेफिनेटली ना, सिग्मा बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलोंग एक्सिस ही रोटेट कर सकते हैं, या यूं कह ले अलोंग एक्सिस ही वो अपनी मोशन शो कर सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सिटी अलोंग एक्सिस ही हो सकता है। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखता हूं तो यहां से इसका जो पॉजिटिव का अट्रैक्शन है हाँ होगा, पर इससे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं होगा। सॉरी गाइस, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं होगा दैट सिंपली मींस इस तरह इसमें पोलैरिटी नहीं आएगा। तो अगर मान ले कोई मॉलिक्यूल रोटेट करते जा रहा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फील्ड ऐसे लगी हुई है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें डायपोल है, फिर नॉन पोलर, फिर पोलर, अरे पैरेलल है तो ये पोलर है ना, फिर परपेंडिकुलर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स नहीं हो रहा, तो पोलर नॉन पोलर। तो ऐसे में जब रोटेशन करने पे एक तरफ पोलर दूसरी तरफ नॉन पोलर, दैट मींस जो इसके पैरेलल करने पे अल्फा मतलब पोलराइजेशन, जो पैरेलल करने पे पोलराइजेशन जनरेट हो रहा है और जो परपेंडिकुलर करने पे पोलराइजेशन जनरेट हो रहा है वो अगर बराबर ना हो तो ऐसो को ही मैं बड़े प्यार से नाम देता हूं एन आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल, है ना, इसी को अपन नाम देते हैं एन आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। और इसी का मतलब क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल है ये, और इसी वजह से क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है तो एक तरफ ये डायपोल शो कर रहा है दूसरी तरफ डायपोल शो नहीं कर रहा है, दैट सिंपली मींस कि हां सर यहां पे रोटेशन से नेट डायपोल कैंसिल आउट नहीं होगा, एक तरफ से डायपोल रह जाएगा दूसरी तरफ क्रिएट ही नहीं होगा। दैट मींस अगर ऐसा होगा कि एन आइसोट्रॉपिकली मॉलिक्यूल पोलराइजेबल हो तो उस केस में मैं बोलूंगा जी मेरे पास जो भी कहानी है वो रोटेशनल रमन एक्टिव की होगी। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा। अब इस पूरी कहानी में आपको याद क्या रखना है, एक तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कि स्फेरिकल रोटर वाले क्या होंगे जी, इनएक्टिव होंगे, ये सारे के सारे इनएक्टिव होंगे, तो इसीलिए मैंने लिखा एक्सेप्ट दिस, बाकी सारे के सारे एक्टिव होंगे, ये वाले इनएक्टिव होंगे। अगेन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है सर, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये जो दो बातें मैंने बोली हैं, आजा मैं इस पे सवाल दिखाता हूं तुझे, और वो सवाल क्या है, आजा। पहला सवाल, ये नेट में पूछा गया सवाल है, ESIR नेट का सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, तो इसको अगर मुझे निकालना हो होमोन्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर H2 हो और HCl हो तो इसका तो आप प्योर रोटेशनल से निकाल सकते हो क्योंकि ये प्योर रोटेशनल एक्टिव है, बट इसका आप प्योर से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए रमन रोटेशनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखते हैं अपन, क्या इसमें से रोटेशनल और वाइब्रेशनल यूज होगा, बिल्कुल नहीं यूज होगा। क्या रोटेशनल तो यूज ही नहीं होगा ना, रोटेशनल मतलब प्योर रोटेशनल, ये यूज ही नहीं होगा। नीचे आजा, वाइब्रेशनल भी यूज नहीं होगा, तो बचा क्या, रोटेशनल रमन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, राइट ना, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेम ऐसी एक और सवाल, जैसे कि ये सवाल, इसमें बोला है द मॉलिक्यूल दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रा बट नॉट IR स्पेक्ट्रम, मतलब वो रमन एक्टिव तो हो बट वो IR एक्टिव ना हो, तो सर ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें ढूंढने हैं, तो उस केस में हमें ये जानना पड़ेगा कि मेरे पास IR एक्टिविटी के लिए भी डायपोल होना तो जरूरी है ना, या तो डायपोल हो या डायनेमिज्म से डायपोल आए। अब इस केस में देख, अगर तू ये वाला हाइड्रोजन देखेगा तो तुझे साफ साफ दिख रहा है
कि सर ये वाला जो है वो रमन एक्टिव है, क्योंकि ना ही ये वाला रोटेशनल एक्टिव है, ये वाला मतलब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ना ही रोटेशनल एक्टिव है ना ही वाइब्रेशनल एक्टिव है, तो ये रमन एक्टिव ही है। और ये सवाल पूछा गया है CSIR नेट 2017 में। ठीक है, तो आई होप सो आपको जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं वो आप सवालों में भी यूज कर पा रहे होंगे, सवालों से भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये वाली बात, दूसरा ये एनर्जी एक्सप्रेशन पे मैं दोनों पे सवाल दिखा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं, दैट इज वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है सर, इसमें भी अपन बोलेंगे तो वही क्या सर, न्यू ऑफ रमन कैसे निकलेगा जी सर, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, और वो कैसे होता है जी, पॉजिटिव नेगेटिव ई ऑफ गैप, डेल्टा ई गैप। अब अगर ये गैप किसके बराबर हुआ, वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का, तो पॉजिटिव लगाते समय मैं इसको एंटी स्टोक बोलूंगा, नेगेटिव लगाते समय मैं इसको बोलूंगा स्टोक्स। ठीक है, अब ये बात जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाई स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, इस बात का आप इंपॉर्टेंस देखिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन स्टोक्स एंटी स्टोक्स ही बोलते रहेंगे। और उसको आसान तरीका यही है कि अगर भैया स्टोक से मतलब सोखेगा घटेगा, एंटी स्टोक से एंटी सोखा सोखेगा नहीं, सोखने का उल्टा करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ा देगा। अब सवाल उठता है कि सर यहां पे वाइब्रेशनल के लिए ये गैप क्या होगा, तो वाइब्रेशनल में आप एक बात ध्यान से सुनना कि जो 0 से 1 वाली ट्रांजिशन होती है, फॉर वाइब्रेशनल मोस्ट इंटेंस जो ट्रांजिशन होती है वो कौन सी होती है जी, 0 से 1 वाली। जब भी 0 से 1 वाली ट्रांजिशन होगी, दैट इज व्हाट मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन, जिसको अपन बड़े प्यार से दुलार से एक नाम भी देते हैं, दैट इज व्हाट फंडामेंटल ट्रांजिशंस। राइट ना, बहुत बढ़िया। अगर ये फंडामेंटल ट्रांजिशंस हैं तो सर आपने ये वाली बात यहां क्यों बताई, है ना, और इसका यहां पे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है इस बात का। तो जब भी मैं आपसे कहता हूं ना वाइब्रेशनल के लिए, तो वाइब्रेशनल में बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, जिसमें मतलब इसका सिलेक्शन रूल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 एंड सो ऑन। बट हमें यहां पे जो गैप देखना है वो 0 से 1 वाला देखना है। इसका रीजन और इसका कारण यह है कि सर 0 से 1 वाले में मैक्सिमम मॉलिक्यूल ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। इन अदर वर्ड्स 0 से 1 वाले में ट्रांजिशन का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता है। इस केस में हम 0 से 1 वाला ही गैप लेंगे, और 0 से 1 वाला गैप जो आपको पता भी होना चाहिए कि सर डेल्टा ई 0 से 1 वाला कितना होता है, फंडामेंटल का गैप ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। अब अगर किसी को गाइज इन बातों में दिक्कत हो रही है तो ये बातें मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कुछ वीडियोस में, जो ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, आप इजीली वो देख सकते हैं, इजीली आप सारी बातें समझ पाएंगे। तो अगर आपको फिजिकल स्पेक्ट्रा पूरा पढ़ना हो तो आप 3 वीडियोस में ही वो कवर अप कर सकते हैं विद सारे प्रीवियस ईयर सवाल, सारे CSIR नेट के प्रीवियस ईयर, उसमें गेट भी है, जेएम भी है, उसमें सारे सवाल आप कर सकते हैं। एक रोटेशनल का वीडियो है, एक वाइब्रेशनल का वीडियो है, और एक ये वाला रमन का। आप इसके बेसिस पे सारे सवाल इजीली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका वैल्यू यहां रख दे, बस आंसर आ गया। न्यू ऑफ रमन क्या होगा जी, जब मैं इसमें स्टोक्स की बात करता हूं, स्टोक्स की बात करता हूं, तो सर न्यू आर माइनस ये वैल्यू रख दो, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। अगर मैं कहता हूं न्यू ऑफ एंटी स्टोक्स, इसका वैल्यू रख दो, न्यू आर प्लस में ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, दैट्स इट। तो इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर मैं ये वाली वैल्यू दे दूं, ये वाली वैल्यू दे दूं, न्यू आर तो ऑलरेडी दूंगा, तो आप बताओ मुझे कि इसमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन क्या होंगे। तो ये वाइब्रेशनल की थोड़ी सी स्टोरी है। मेन तो मैंने आपको इसका दिखाया है, दैट इज व्हाट रोटेशनल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, अगेन मैं आपको अगर एक सवाल करवाना चाहूं, ठीक है, ये एक सवाल है, ठीक है, ये भी सवाल बढ़िया है, गेट का सवाल है ये। इस सवाल को करना कैसे है, ये सवाल भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस सवाल को करना कैसे है, तो देखो कह रहा है अ लेजर रमन स्पेक्ट्रोमीटर हैविंग वेवलेंथ इतना है is used to record the vibrational spectrum of Cl2 having the fundamental vibrational। तो इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन बोल रहा है वो। ठीक है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन का मतलब क्या है, न्यू नॉट का वैल्यू, दैट इज ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। बोलो जी कितना है जी, 560 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अगेन वो कह रहा है कि अगर मैं लेजर स्पेक्ट्रोमीटर इतने वेवलेंथ की लाइट फेंकता हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, ये वेवलेंथ दे रखा है, लैम्डा दे रखा है जी 532 नैनोमीटर।
हमें निकालना क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, और निकालना किसमें फ्रीक्वेंसी, सेंटीमीटर इनवर्स में, दैट इज वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर निकालना है तो 1/λ होगा, तो 1/532 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा 1/532 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, ये तेरे पास दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, मीटर को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है, सॉरी सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसको कैसे बदलूंगा, 1332 इंटू में 10⁻, को सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा जी दैट इज 11, राइट ना, 11, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम करेंगे इसका सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा ना, ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसको आ जाएंगे अपन, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो तुझे फॉर्मूला वही निकालना है, न्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू, सॉरी न्यू ऑफ स्टोक्स इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ आर माइनस का न्यू नॉट, है ना। तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है ये न्यू आर है और न्यू नॉट पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। मैं आपको फाइनल आंसर एक बार लिख के दे देता हूं, आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा आपका, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा जी आपका 18237 सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ नहीं करना गाइज, ये जो अपन ने वाइब्रेशनल वाला जो फॉर्मूला लिखा था उसके बेसिस पे ही सवाल था, फंडामेंटल वाइब्रेशन दे रखा है उसका वैल्यू रख दो, और इसको सेंटीमीटर इनवर्स में क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास नैनोमीटर में दे रखा है और ये वाला वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, तो दोनों यूनिट्स अपन को सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट गाइज, तो ये अपने पास आज का सेशन था रिगार्डिंग दिस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप सो गाइज ये सारी बातें आप इजीली समझ पाए होंगे, सारी बातें आप सवालों में भी इंप्लीमेंट कर पाए होंगे, और इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, आई होप सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।